हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है लेट्स एडू आर वाई में। आज एनसीईआरटी की हिस्ट्री क्लास सेवन्थ है और लेसन नंबर सेवन्थ है और इस लेसन का नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो ये जो टॉपिक है पूरा फुल कवर्ड है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ छूटा है। और हम जितने भी टॉपिक हैं पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, इसको इंक्लूड किए हैं। आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे अपने टॉपिक लेकर चलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, भाषा, क्षेत्र और संस्कृतियों का संबंध, ठीक है। तो किसी क्षेत्र की पहचान का एक प्रमुख आधार वहाँ की भाषा होती है। बात भी सही है, किसी भी क्षेत्र की पहचान एक प्रमुख प्रमुख आधार क्या होता है, वहाँ की जो भाषा होती है, ठीक है। जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति तमिल है तो उसका अर्थ होता है कि वह तमिल भाषा बोलता है और वह तमिलनाडु में रहता है। हर क्षेत्र कुछ खास भोजन, वस्त्र, साहित्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जुड़ा होता है। लोग अक्सर मान लेते हैं कि ये विशेषताएं सदियों से एक जैसी रही हैं, लेकिन सच तो यह है कि समय के साथ ये लगातार बदलती रहती है। बात भी सही है। जो जैसे जो प्राचीन काल की चीजें थी, आज वर्तमान में उनसे एक दूसरे से कंपेयर किया जाए तो बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, ठीक है। हमारा समाज 100 वर्षों के बाद बहुत कुछ चेंज आते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रीय संस्कृतियां एक लंबी और जटिल प्रक्रिया से विकसित होती हैं, जिसमें स्थानीय परंपराएं और बाहर से आए हुए विचार मिलकर एक नई पहचान बनाते हैं। कुछ परंपराएं एक क्षेत्र की अपनी होती हैं, जबकि कुछ कई क्षेत्रों में समान पाई जाती हैं। कई बार एक क्षेत्र की पुरानी प्रथाएं दूसरे क्षेत्र में जाकर नया रूप ले लेती है। पॉइंट में देखिए, इस तरह संस्कृति स्थिर नहीं होती है, ठीक है, बल्कि समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। फिर देखिए इसमें चेर राज्य और मलयालम भाषा का विकास। जो हमारा चेर राज्य है, महोदयपुरम यानी 9वीं शताब्दी में केरल के दक्षिण पश्चिम में जो निचला हिस्सा है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में भाग में स्थित हुआ। संभवतः यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती थी और शासकों ने इसे अपने अभिलेखों में प्रयोग करना शुरू किया। यह पहला उदाहरणों में से है जबकि क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग सरकारी अभिलेखों में हुआ। केरल का रंगमंच जो संस्कृत महाकाव्यों पर आधारित था, मलयालम साहित्य को प्रभावित करता रहा। मलयालम की शुरुआत साहित्य रचनाएं संस्कृत से गहराई से प्रभावित थी। 14वीं शताब्दी का लीला तिलकम नामक एक ग्रंथ है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। एक लीला और तिलकम नामक एक ग्रंथ है और यह मणि प्रवालम शैली में क्या है, लिखा गया है, जिसमें संस्कृत और मलयालम दोनों भाषाओं का मिश्रण था। यह दर्शाता है कि भाषाओं का विकास स्थानीय और बाहरी प्रभावों के मेल से होता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें सडनली चेंज हो गई, समय लगता है चीजों को चेंज होने में। ऐसा नहीं है कि जो चीजें आई फटाक से चेंज हो चुकी हैं, ऐसा नहीं है, समय लगता है। उड़ीसा का जगन्नाथ संप्रदाय। जगन्नाथ का अर्थ है दुनिया का स्वामी। यह यह रूप विष्णु से संबंधित है। प्रारंभ में जगन्नाथ एक जनजाति देवता माने जाते थे, बाद में इन्हें विष्णु का स्वरूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंतवर्मन ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करा। यह पुरी क्या है, एक स्थान, ठीक है। और यह वंश किस वंश का था, गंग वंश का था। और किस शताब्दी से रिलेटेड था, 12वीं शताब्दी से रिलेटेड था। उस राजा का नाम क्या था, अनंत वर्मन, ठीक है। यह पूरी स्थित यह इलाका है और किसका मंदिर बनाया, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। 1230 ईस्वी में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपने राज्य को जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को उनका प्रतिनिधि घोषित किया। मंदिर सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं था, बल्कि राजनीतिक शक्ति का प्रतीक भी बन गया। मुगल, मराठा और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी
सभी ने मंदिर पर नियंत्रण पाने की कोशिश की, क्योंकि इसने स्थानीय जनता में उनकी स्वीकृति बढ़ती गई। यह उदाहरण दिखता है कि धार्मिक केंद्र अक्सर राजनीतिक महत्व भी रखते हैं। आगे दोस्तों टॉपिक को हम ले चलते हैं, राजपूत और शूरवीरता की परंपरा। तो आज राजपूत और शूरवीरता की परंपरा। 19वीं शताब्दी में राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था, लेकिन यह सिर्फ राजपूत ही नहीं, अन्य जातियां भी रहती थी। फिर भी राजपूतों ने राजस्थान की संस्कृति में विशेष योगदान दिया। 8वीं शताब्दी में कई राजपूत परिवारों का शासन राजस्थान में रहा, जिसमें सबसे प्रसिद्ध हुए कौन? पृथ्वीराज चौहान। ऐसा नहीं है कि कोई और, कौन प्रसिद्ध हुए? पृथ्वीराज चौहान। शूरवीरता के आदर्श, युद्ध में बहादुरी, मृत्यु को गले लगाना लेकिन पीठ ना दिखाना, बहुत महत्वपूर्ण रखते थे। वीरता की कहानियां चारण भाटों द्वारा गाई जाती थी। किसके द्वारा? चारण भाटों के द्वारा, जिसमें मित्रता, प्रेम, युद्ध और बलिदान का चित्रण होता था। स्त्रियां भी इस परंपरा का हिस्सा थी और कई ने तो अपने पतियों की मृत्यु के बाद भी सती होकर वीरता के आदर्श को निभाया। इन परंपराओं ने स्थानीय लोगों का साहस, बलिदान की भावना को मजबूत किया। तो आगे चलते हैं, कथक नृत्य का इतिहास। कथक शब्द संस्कृत की कथ कहानी से आया हुआ है। मूल रूप से यह मंदिरों में कहानी सुनाने की विधा थी, जहां हाव भाव और संगीत का भी प्रयोग होता था। 15वीं से 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के साथ ही यह कृष्ण की कथाओं को भी प्रस्तुत करने का एक नृत्य रूप से बन गया, जिससे कि रासलीला कहा जाता था। मुगल दरबारों में यह दरबारी नृत्य के रूप में विकसित हुआ और जयपुर व लखनऊ में दो प्रमुख घराने बने। कहाँ कहाँ? जयपुर और लखनऊ में। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह उच्च कोटि का नृत्य बना। इसमें तेजी और जटिल पद संचालन यानी सुंदर वेशभूषा और अभिनय प्रमुख होते हैं। आज यह भारत के 6 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। तो कभी कभी दोस्तों एग्जाम में पूछता है भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आप बताएंगे कितने? 6। ठीक है। तो लघु चित्र परंपरा के बारे में हम जानते हैं। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं, जिन्हें जल रंग से कपड़े या कागज पर बनाया जाता था। प्राचीन लघु चित्र तालपत्र या लकड़ी पर भी मिलते हैं, जो प्राचीन थे। ठीक है, लघु किस पे मिलते थे? तालपत्रों पे। ठीक है, लकड़ी पर। पश्चिम भारत में जैन ग्रंथों को सजाने के लिए लघु चित्रों का भी उपयोग हुआ। मुगल काल में लघु चित्रों में दरबार, युद्ध और सामाजिक जीवन के दृश्य भी बनाए जाते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद कलाकार क्षेत्रीय दरबारों में चले गए, जिससे राजस्थानी और पहाड़ी शैली विकसित हुई। पहाड़ी क्षेत्रों में बशोहली और कांगड़ा शैली प्रसिद्ध हुई, जिनमें धार्मिक विषय और कोमल रंगों का भी प्रयोग होता था। ये चित्र महलों में सुरक्षित रखे जाते थे, जबकि आम जनता की कला, दीवार चित्र आदि अक्सर समय के साथ नष्ट हो जाती थी। अब देखिए बंगाल में भाषा और संस्कृत का विकास कैसे हुआ, ये भी हम लोग जान जाते हैं। देखते हैं कैसे हुआ है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा जुकाम हो गया है, बड़ी परेशानी हो रही है। बंगाली भाषा का विकास संस्कृत से हुआ है। जो बंगाली भाषा है उसका विकास कैसे हुआ आपसे पूछा जाता है, तो आप बताएंगे कौन से? संस्कृत से। ठीक है, लेकिन इसमें जनजाति भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं के शब्द भी शामिल है। कभी कभी पूछता है इसमें आप जनजाति भाषा शामिल है कि नहीं, तो आप बताएंगे हाँ। और फारसी भाषा यस, यूरोपीय भाषा यस। 8वीं शताब्दी में पाल वंश का राज्य और 8वीं शताब्दी में किस वंश का राज्य था? आप बताएंगे पाल वंश। 14वीं से 16वीं शताब्दी में स्वतंत्र सल्तनत का शासन रहा। अकबर के समय बंगाल में सूबा बना। प्रशासन की भाषा फारसी थी, लेकिन बंगाली क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हुई। बंगाली साहित्य दो श्रेणियों में बटा हुआ था, एक संस्कृत से प्रभावित यानी महाकाव्य, मंगल काव्य, भक्ति साहित्य, और दूसरा स्वतंत्र लोकगीत, कहानियां, गारा गीत। इसमें
मनोमती यानी गोपीचंद की कथा और धर्म ठाकुर की पूजा जैसी परंपराएं शामिल थी। 16वीं शताब्दी में पूर्व बंगाल में कृषि विस्तार और नए गांव बसाने की प्रक्रिया ने संस्कृति विविधता बढ़ाई। बंगाल के मंदिरों में स्थानीय दोचाला और चौचाला छतों की शैलियों का भी प्रयोग हुआ। बंगाल की भोजन संस्कृति। बंगाल नदी मैदान है जहां धान और मछली का मुख्य आहार है। मछली पकड़ना एक प्रमुख पेशा था और यह साहित्य और मंदिर सजावट में भी दिखता है। ब्राह्मणों को सामान्यतः मांस मछली खाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय लोकप्रियता के कारण कुछ मछलियों की अनुमति दे दी गई। मछली बंगाल की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। यह दर्शाता है कि भोजन और संस्कृति पर भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों का सीधा असर प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ये हमारा लेसन यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच। आपको किसी प्रकार की क्वेरीज हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आपको हर क्वेश्चन का, हर सवाल का जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।